हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या अब बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग कलेक्शन सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, इस तरह के a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के तरह का या इस रूप का अगर कोई भी समीकरण लिखा हो तो इसे ही कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इन समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो या तो एक और केवल एक ही हल मिलता है जिसे अद्वितीय हल कहते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। या फिर बहुत सारे हल मिलते हैं, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब इनके जो गुणांक हैं x, y और कांस्टेंट टर्म जो है x और y के गुणांकों का जो रेशियो होता है उसी रेशियो से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कितने हल होंगे, एक हल होंगे कि अनगिनत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल ना हो तो ऐसे सिचुएशन में कोई हल नहीं होता है। तो ये पिछले क्लास में हम इसे बहुत डिटेल बता दिए हैं, इसलिए आप पिछली वीडियोस को अवश्य देख लीजिएगा जिससे आपको जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो या आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। ध्यान दें, जैसे कह रहा कि c के किस मान के लिए, ध्यान दें, c के किस मान के लिए निम्न समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1y इज इक्वल टू 2c माइनस 1 के अनंततः अनेक हल होंगे, के अनंततः, ध्यान दें, अनंततः अनेक हल होंगे। अब अनंततः अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ये तीनों इक्वल होते हैं। इसके लिए आप ध्यान से देखें, यहाँ पे a1 का मान निकाल लीजिए, a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान निकाल लीजिए 3 और c1 का मान निकाल लीजिए तो 2 आ जाएगा। a2 का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक, तो ये हो जाएगा c प्लस 2, b2 क्या हो जाएगा 2c, b2 y का गुणांक हो जाएगा और c2 2c माइनस 1, ठीक। अनंततः अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है, अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल के लिए आप इस कंडीशन का यूज करेंगे, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब a1 की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, a2 की जगह पर क्या रखना है c प्लस 2 इज इक्वल टू, b1 की जगह पर क्या रखना है 3, b2 की जगह पर क्या रखना है 2c प्लस 1 इज इक्वल टू, c1 की जगह पर हो जाएगा 2c माइनस 1 और सॉरी c1 की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और c2 की जगह पर क्या हो जाएगा 2c माइनस 1। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 अपान c प्लस 2 इक्वल टू 3 अपान b1 का मान क्या है 3 है, तो 3 अपान 2c प्लस 1 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो c की जगह पर क्या रखा जाएगा, c1 की जगह पर 2 आ जाएगा और c2 की जगह पर 2c माइनस 1। अब यहाँ से इन दोनों को खूब ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे को, तो इन दोनों को ध्यान से देखने पे ये पता चल रहा है कि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा करते हैं 4c प्लस 2 इक्वल टू 2c प्लस 6, ठीक है।
अब 2c को इधर लाइए, तो 2c इधर आएगा तो 4c माइनस 2c इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आ जाएगा। अब 4c में से 2c निकालेंगे तो आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 4। और यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से c का जो मान है वो आ जाएगा 2, c की वैल्यू आ जाएगी 2, सॉरी एक 3 हो जाएगा ना, ये 3c हो जाएगा, सॉरी 3 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3c। अब आप ध्यान से देखें, ये 3c हो जाएगा, 4c में से 3c निकलेगा तो c मिलेगा, ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से देखें, अनंततः अनेक हल के लिए इस कंडीशन में वैल्यू को हमें रखना है, और जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे तुरंत आपको c मिल जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे ही आप इससे और इससे भी निकालेंगे तो भी c का मान 4 ही आएगा। तो आप एक कंडीशन से निकाल के चेक कर लिए, c का मान 4 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, अतः c इज इक्वल टू 4 के लिए दिए हुए समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, यानी कि c इज इक्वल टू 4 ही ऐसा मान है जिसके लिए दिए हुए समीकरण के कितने हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना होगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और यहाँ लिखा है a प्लस b प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2, a प्लस 2b प्लस 2, a प्लस 2b प्लस 2, y इज इक्वल टू 4a प्लस b, 4a प्लस b प्लस 1 अलग से है, प्लस 1 के अनंततः अनेक हल होंगे। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और इतना इज इक्वल टू 4a प्लस b फिर प्लस 1 हो, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए अगर इसके अनंततः अनेक हल हैं। तो इसके अगर अनंततः अनेक हल होंगे तो सेम कंडीशन यही होगा, बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, a1 b1 c1, तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b प्लस 1, a प्लस b प्लस 1, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2b प्लस 2, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a प्लस b प्लस 1, ये हो जाएगा 4a प्लस b प्लस 1। अब अनंततः अनेक हल के लिए यहाँ तक का कंडीशन तो सेम रहेगा, बस केवल ये चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें। a1 की वैल्यू क्या है, 2 बटे a प्लस b प्लस 1 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, 3 बटे a प्लस 2b प्लस 2, c की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू 7 है, तो 7/4 a प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दें, 2/a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 3/a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 7/4 a प्लस b प्लस 1। हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप क्या करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2a आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3a आएगा। तो इसको पहले कर लीजिए, तो हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 दूनी 4, 4b और प्लस 4, इधर सबको बुला लीजिए। तो हो जाएगा 3a और ये 2a जब इधर आएगा पक्षांतर होगा तो 2a और ये 3a है, तो घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a। आप एक लाइन इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 3a माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4b,
ये 3 उधर चला जाएगा तो 4 - 3। अब इसको जब हम घटाएंगे 3a में से 2a हो जाएगा a, 3b में से 4b घटाएंगे तो -b इज इक्वल टू 1, a - b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही जब हम इसको और इसको टेकअप करेंगे तो एक और समीकरण हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a आएगा। तो पहले हम इसी का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12a + 12b हो जाएगा। लेकिन 3 का गुणा 1 में करेंगे तो केवल 3 आएगा। तो ये आ जाएगा क्या, 12a + 12b, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 बराबर ये हो जाएगा आपका 7a + 7 दूनी 14 b + 7 दूनी 14। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इधर लाएंगे तो 7a जब इधर आएगा, 12a में से 7a जाएगा तो कितना बचेगा, 5a बचेगा। 12b में से 14b निकलेगा तो -2b बचेगा। 3 को उधर भेज दीजिए तो 3 11, 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप खूब ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप हल कर लीजिए। a में 2 का गुणा करके घटा दीजिए। तो जैसे ही आप इसे हल करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करिए, 1 और 2 को हल करने पर ध्यान दें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या होगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, या आप 5 से कर लीजिए। जब घटाना ही है तो 5 से करिए, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए 2 से ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a - 2b इज इक्वल टू 2, और ये क्या है 5a - 2b इज इक्वल टू 11। आप क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, अब ये कट जाएगा। अब 5a में से 2a निकलेगा तो कितना बचेगा, -3a इज इक्वल टू, यहाँ पे है -11 + 2 तो हो जाएगा -9, तो 3 त्रिका 9, तो a इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और जब a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा तो 3 में से कितना घटाएंगे कि 1 आ जाए, तो 3 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और b की वैल्यू 2 आ गई। तो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2 के लिए दिए हुए समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। ये लाइन आपको लास्ट में जरूर लिख देना है, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। तो अनंततः अनेक हल पर जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि k के किस मान के लिए दिए हुए समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो लिखिए क्वेश्चन कि किस मान के लिए k के किस मान के लिए निम्न समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। तो यह है kx + 3y इज इक्वल टू k - 3 और 12x + ky इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे a1 बराबर क्या आ गया, k, a2 बराबर 3, a1 b1 सॉरी b1 बराबर 3 और c1 बराबर k - 3। a2 बराबर क्या हो जाएगा 12, b2 बराबर क्या हो जाएगा k, और c2 बराबर क्या हो जाएगा k। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये हम पहले निकाल लिए। अब अनंततः अनेक हल के लिए ये कंडीशन होगा। अब इसी कंडीशन में वैल्यू को पुट कर देना है, वैल्यू को रख देना है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लग पा रहा है। तो आप एक बार ट्राई करें इसको, वैल्यू को इसमें मान रखिए, ठीक है। जैसे ही मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अनंततः अनेक हल के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें। a1 की वैल्यू कितनी है, k है, k बटे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू क्या है k, c1 की वैल्यू क्या है k - 3, c2 की वैल्यू क्या है k। अब इन दोनों को हम पहले ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेते हैं।
दो बार दोनों समीकरण को लेकर के चेक कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को लिया जाए, तो के का के में गुणा करेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों को टेकअप किया जाए तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू के का के में गुणा करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, इस 3k को उधर भेज देते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k उधर जाएगा, तो पहले तो माइनस 3k था ही, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस 3k हो जाएगा। तो माइनस 3k माइनस 6k हो जाएगा। के माइनस 6 के बराबर 0, तो इस 0 को लास्ट में कर देंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। के जब इतना इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से के दो मान मिले, एक के का मान 0 मिला और एक के का मान 6 मिला, और यहाँ पर के का मान क्या मिला, प्लस माइनस 6, प्लस 6 और माइनस 6। तो इन दोनों को खूब ध्यान से देखें, जो दोनों में समान रहे वही आंसर कर देना है। तो दोनों में प्लस 6 और प्लस 6 बराबर है, तो के का मान माइनस 6 भी नहीं होगा और के का मान 0 भी नहीं होगा। तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो इन दोनों से को कंपेयर करने से हमें मिलेगा, अतः के इज इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस 6 भी आंसर नहीं होगा और k इज इक्वल टू 0 भी नहीं आंसर होगा। इसे आप क्या मान लीजिए, इसे आप कुछ मान लीजिए, नाम दे दीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप समीकरण को फर्स्ट और सेकंड माने हैं तब इसे आप क्या मानेंगे, थर्ड और फोर मानिएगा, तब इसे थर्ड और फोर मानिएगा। तो ये थर्ड हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए कितना आसानी से आप इसे लगा पा रहे हैं। अनंततः अनेक हल के जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग अभी सीख जाएंगे। एक भी प्रश्न आप एग्जाम हॉल में गलत नहीं करेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, के का ही मान ज्ञात करना है और उसके अनंततः अनेक हल ही हैं। जैसे के एक्स प्लस वाई, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, इज इक्वल टू के स्क्वायर, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि के का ऐसा मान ज्ञात करिए जिससे दिए हुए समीकरण के अनंततः अनेक हल हों। यानी कि वही सेम क्वेश्चन है कि के का मान हमें फाइंड आउट करना है जिसके लिए क्या हो जाए, अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल मिले। तो यहाँ पे वही काम करिए आप, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा k, b1 की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1, c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू k, c2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अनंततः अनेक हल के लिए कंडीशन यही रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज कर दीजिए। आराम से क्वेश्चंस को लगाइए और सब सीख जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, k है, k बटे a2 की वैल्यू 1 बराबर 1 बटे k बराबर k स्क्वायर अपान 1। अब आप ध्यान से देखें, आप पहले इन दोनों को लीजिए, तो इन दोनों को लेंगे तो k का k में गुणा करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर, 1 का 1 में करेंगे तो 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, ठीक। अब यहाँ आइए, इसका 1 में गुणा करेंगे तो 1 और इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k क्यूब इज इक्वल टू 1, तो k क्यूब इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका वास्तविक मान अगर देखा जाएगा तो 1 आ जाएगा। वैसे इसके 3 मान आएंगे, 2 इमेजिनरी आते हैं तो उसे यहाँ पे नहीं लेना है, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इन दोनों को खूब ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में जो कॉमन हो गए वही आंसर हो जाएगा। तो अतः
हाँ, इसे कुछ नाम दे दीजिए। अगर फर्स्ट सेकंड माने हैं तो इसे थर्ड मान लीजिएगा और इसे 4 मान लीजिएगा। तो आप लिखेंगे अतः फ्रॉम थर्ड एंड 4। थर्ड और 4 से आप ये कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। -1 इसका आंसर नहीं होगा, जो दोनों में सेम हो। आप यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, पहला और तीसरा भी ले सकते हैं, तो k का मान 0 और 1 आ जाएगा। तो फिर तीनों में फिर मिला लेंगे आपकी k की वैल्यू 1 + 1 और लास्ट वाले में भी +1 आएगा। तो इस तरह से k की वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन आप इन दोनों से ही आप देख लीजिए कि जो दोनों में समान हो वही k की वैल्यू हो जाएगी। तीसरा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो सेम होगा वही तीसरा में भी आएगा, श्योर आएगा, क्योंकि इक्वल है और वही आंसर होगा। तो 2 में अगर जो है वही तीसरे में आएगा, इसलिए तीसरा को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से किन्हीं भी 2 को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, फिर इन दोनों को ले लीजिए और वहाँ से कंपेयर कर लीजिए k की वैल्यू क्या क्या आ रही है। जो दोनों में सेम हो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब जो है ये तो हो गया अनंततः अनेक हल वाले जितने भी प्रॉब्लम थे उनको हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अद्वितीय हल वाले प्रॉब्लम को। ठीक, अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब अद्वितीय हल वाले प्रॉब्लम को देख लिया जाए। जैसे सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। अब कहेगा जैसे k का मान ज्ञात करिए जिसके लिए अद्वितीय हल हो जाए, तो अद्वितीय हल का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस लगवा दे रहे हैं। जैसे करा कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। तो हम समीकरण युग्म लिख दे रहे हैं 4x + ky + 8 = 0 और 2x + 2y 2x + 2y + 2 = 0। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा कि k के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। k के किस मान के लिए यहाँ पे अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 2 है। तो अद्वितीय हल के लिए पहले हम a1 लिख देते हैं। a1 की वैल्यू 4। अद्वितीय हल के लिए बस c से नहीं मतलब है, बस a1 b1 ही देख लीजिए। a2 = 2, b2 = 2। अब अद्वितीय हल के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 2, नॉट इक्वल टू k/2। अब आप ध्यान से देखें, 2 दूनी 4, अब ये 2/1 आ जाएगा। 2 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, या k नॉट इक्वल टू 4, यानी कि k की वैल्यू 4 नहीं होगी, बाकी कोई भी मान हो सकता है। आप ऐसे समझिए, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अगर हम वास्तविक संख्या को लाइन पे डिनोट करें तो ये 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। तो k = 4, तो ये 0 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 इसको हम ऐसे सर्किल कर दे रहे हैं और इसे खाली कर दे रहे हैं। यानी कि k की वैल्यू केवल यही 4 नहीं होगी, बाकी सारा मान होगा। ये सब मान, कुछ भी वैल्यू आप देख लीजिए, 0 1 2 माइनस में, हाँ, ये सारी वैल्यूज, लेकिन ये 4 नहीं होगा। तो k का मान यहाँ पे इसके अलावा ये 4 है। 4 के अलावा जितने भी मान इधर और इधर हैं सारे मान हो सकते हैं वास्तविक संख्या पर, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। सिर्फ 4 नहीं होगा, बाकी सारे मान होंगे। तो k का मान क्या हो सकता है? k का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है।
कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय 4 के, तो 4 इसमें से माइनस कर दीजिए। मतलब k का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी रियल नंबर होगा, कोई भी संख्या 2, 3, 1/2, 3/4, -3/4 कुछ भी हो सकता है, बट k का मान क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता है। तो सभी वास्तविक संख्या में से 4 माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पूरा लाइन गया है, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है 4 की जगह पर, फिर सेडेड कर दिया। तो इस तरह से जो है k की वैल्यू क्या हो सकती है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अद्वितीय मान वाले प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 ही लिखते हैं, और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कंडीशन होता है, और इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने आपको बता दिया। तो इसी पर आधारित कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो अद्वितीय हल हो गया। इसके बाद एक तीसरा आता है कोई हल न हो, कोई हल न हो। तो जब कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब इन्हीं दोनों को चेक करना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखा जाए, ये तो हो गया अद्वितीय हल। अब जो है कोई हल ना हो, उसके लिए क्या किया जाए, देखा जाए ध्यान से। इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहता है कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं होगा। k के किस मान के लिए, अब k की जगह पर a कर सकता है, p कर सकता है, या कुछ कोई भी कांस्टेंट दे सकता है। तो k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, समीकरण के, ध्यान दें, कोई हल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ध्यान से देखें। जैसे ax, यहाँ पे k है तो kx कर देते हैं। k के किस मान के लिए, kx, a होता तो ax, तो kx + 3y इज इक्वल टू k - 2, 12x + ky, 12x + ky इज इक्वल टू k। कह रहा अद्वितीय, सॉरी, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे a1/x का गुणांक k, b1 y का गुणांक 3, c1 k - 2, a2 12, b2 k और c2 यहाँ पे k। कोई हल ना हो, इसके लिए कंडीशन, कोई हल न हो, इसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इन दोनों को ध्यान से देखें। a1 की जगह पर क्या है k, a2 की जगह पर क्या है 12, b1 की जगह पर क्या है 3, b2 की जगह पर क्या है k, ठीक है। और नॉट इक्वल टू c1 की जगह पर k - 2/k। तो इन दोनों को ध्यान से देखें। k का k में गुणा करेंगे तो आ जाएगा k² इज इक्वल टू 12 तियां 36, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, ±36 का वर्गमूल ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए k² = 36, तो k बराबर ±6 स्क्वायर रूट लेने पर, तो k की वैल्यू ±6 आ गई। तो k का मान +-6 के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। यानी कि k का मान अगर हम 6 रखते हैं तो उसके लिए कोई हल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी पूछा जाए कोई हल नहीं होगा तो आप ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आप कोई भी किताब उठा करके देखेंगे, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो कोई भी साइड बुक आप ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन को जब टेकअप करेंगे तो आप सारे प्रश्न को लगाने की स्थिति में रहेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्राफ से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इस क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे कोई कांस्टेंट टर्म दिया रहता है उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग लगा सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं,
कोई हल न हो उसका c माइनस 1x माइनस y इज इक्वल टू 5, c प्लस 1x प्लस 1 माइनस c y इज इक्वल टू 3c प्लस 1। कोई हल ना हो तो यहाँ पे ध्यान दें, a1 का मान कितना हो जाएगा c माइनस 1, b1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए b1 का मान y का गुणांक 1 तो माइनस 1, चिन्ह सहित वैल्यू रखते हैं। इसमें ये भी एक चीज़ ध्यान रखना होता है, बच्चे अक्सर वैल्यू गलत रख देते हैं। जैसे इसके बगल में 1 है, y का गुणांक 1 है, तो 1 ही नहीं है, सिर्फ माइनस 1 है। और c1 की वैल्यू क्या है 5 है, c1 की वैल्यू कितनी है 5 है। a2 की वैल्यू कितनी है c प्लस 1, ये सारे मान आप लिखते चले जाएं। b2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस c, और c2 की वैल्यू कितनी है 3c प्लस 1। कोई हल ना हो कि एक कंडीशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा ध्यान देंगे, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a1 की जगह पर क्या हो जाएगा c माइनस 1 c प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 माइनस c नॉट इक्वल टू 5 अपान 3c प्लस 1। इन दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए। तो जब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को जैसे नीचे भेजेंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा कुछ इस तरह से, c माइनस 1 अपान c प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, माइनस नीचे जाएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब ये भी c माइनस 1, ये भी c माइनस 1, गुणा कर लीजिए तो c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका c प्लस 1। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो c की वैल्यू नॉट इक्वल आएगी। इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल करके c की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो c का मान वह नहीं होना चाहिए। जैसे c 3c प्लस 1 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 3c माइनस 1, ठीक, और बटे नॉट इक्वल टू 5 1 माइनस c, ठीक। तो माइनस 3c माइनस 1 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 5c। अब आप ध्यान से देखें, प्लस 5 जो है दोनों तरफ जोड़ने पर, तो जब प्लस 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 5c, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 5c माइनस 3c 5c माइनस 3c माइनस 1 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 5c प्लस 5c। अब ये कट जाएगा, अभी हो जाएगा 2c, 1 दोनों तरफ जोड़ा जाएगा तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 जुड़ेगा जब तो नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, इसी तरह से। तो यहाँ पे 1 जोड़ा जाता है दोनों तरफ, तो यह हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से भाग दे दीजिए, तो c का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो c इज इक्वल टू 2 से भाग देने पर c नॉट इक्वल टू 3, यानी कि c की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम के लिए c की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी मान हो सकता है, ठीक है ना। तो c का मान 3 नहीं होना चाहिए, और कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे 3 के अलावा, ठीक, तो कोई हल नहीं होगा। यानी कि c इज इक्वल टू 3 पर, c इज इक्वल टू 3 के अलावा कोई भी मान रहेगा तो वहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप इस प्रॉब्लम को लगा सकते हैं, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया के किस मान के लिए दिए हुए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आपको कैसे लगाना है, तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए कि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो आलेखीय विधि से हल करना होता है कि कोई हल न हो। यहीं पे अब के मान के जगह पर क्या कहता है, क्वेश्चन कह देता है आलेखीय विधि से। आलेखीय विधि से आप बताएं कि दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं होगा।
तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ देता है कोई हल नहीं पर। ध्यान दें, क्वेश्चन ये है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखें। करा आलेखी विधि से बताइए कि इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इसे आलेखी विधि से कैसे लगाया जाए? तो हम जब ग्राफ आपको बता रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि यहाँ पर कोई हल न होने के लिए आप क्या करिए, ध्यान से देखें। चूंकि कह रहा आलेखी विधि से हल करिए तो समीकरण फर्स्ट से x और y तीन मान निकालना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक। तो जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखें, x की वैल्यू 0 लेते ही क्या आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4, यानी कि 5/2 आ जाएगा। और जैसे ही y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यही दो मान आप यहाँ पे संतुष्ट कराइए। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2.5, 1, 2, 2.5, ठीक। एक मान हमें ये मिल गया। और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 है, तो ये 5, 0। और दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से, अब देखिए दो मान हमें मिले हैं यहाँ पे, इसको मिला लीजिए पहले तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम। दूसरे समीकरण से क्या करिए, ऐसे ही जब कोई हल ना हो तो सिर्फ दो ही मान लीजिए x और y के, बहुत वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दो वैल्यू लीजिए, ठीक। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कोई हल नहीं होंगे, ये आपको प्रूफ करना है, तो सिर्फ दो मान लीजिए, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 तो y का मान निकाल लीजिए, y की वैल्यू 0 तो x का मान निकाल लीजिए समीकरण 2 से। तो x की वैल्यू 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6y बराबर 12, तो y बराबर 2 आ जाएगा। और जैसे ही y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे मिलेगा, ठीक। और जब x की वैल्यू 4 है, 1, 2, 3, 4, ये मान लीजिए 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि इसको और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो आपको क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखें, आपको एक ऐसी लाइन मिल रही है जो पहले लाइन के समांतर है। तो अगर समांतर आ जाता है तो कोई हल नहीं होगा। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। तो इस तरह के ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कठिन प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस दे देगा और आपसे कहेगा कोई हल नहीं है। यहीं पे अगर यहीं पे 15 दे दिया होता तो आप ध्यान से देखें, 2/3, 2/6, यानी कि ये भी 2/3 हो जाता। 10/15 को जब हम भाग देंगे तो ये भी 2/3 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ पे 15 होता तो कोई हल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये कि यह जो लाइन आई है ये लाइन भी इसी पर आ जाती, पहले वाली लाइन पर आ जाती, ठीक है। आप उन दोनों का मान निकाल करके चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे हम 15 कर दें तो क्या आएगा, ठीक है। वो दोनों एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। तो इसलिए जो है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि दोनों एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। पहले के लिए तो ये तो सही है, दूसरी लाइन के लिए क्या हो जाएगा, जब आप x की वैल्यू 0 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/6 हो जाएगी। y की वैल्यू 15/6, 15/6, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो ये भी 5/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू कितनी रखी जाए, x की वैल्यू 0, अब यहाँ y की वैल्यू 0 रखी जाए, सेकेंड वाले में y की वैल्यू 0 रखी जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। आप देखिए जब ये दोनों सेम हैं, x और y की जहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है ये दोनों सेम है, तो इन दोनों की लाइन भी तो सेम होगी और यानी एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। तो अगर यहाँ 15 रहेगा तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, जैसे ये है 1, 2, 2.5, 5/2, और ये क्या है 1, 2,
3 4 5। तो पहली रेखा ऐसे गई, दूसरी रेखा भी इसी पे चली गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी, समपाती। यहाँ पे कोई हल नहीं हो रहा है, यहाँ पे समपाती हो जाएंगी और इसका मतलब अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल। तो यह अनंततः अनेक हल का है, ये कोई हल का नहीं है और दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो अद्वितीय हल होता है। इसकी मैंने पिछला लेक्चर की जो वीडियो थी वो अद्वितीय हल पर ही थी, आप उस वीडियोस को भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो जितने भी तरह के ग्राफ से संबंधित प्रॉब्लम आएंगे वो भी आप लगा लेंगे, और कोई अज्ञात राशि दिया रहता है उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आप लगा लेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम छूट रहा है, संगत और असंगत। तो आप ऐसे समझिए कि अगर दोनों रेखाएं समांतर आती हैं तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वह असंगत होता है, असंगत। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। और यहाँ पे जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करेंगे तो संगत हो जाएगा, और अद्वितीय हल होगा तब तो कन्फर्म है कि संगत होगा। तो कितना आसान है संगत और असंगत बताना। इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने संगत और असंगत पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख सकते हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से प्रश्नावली जो भी है, ये पहली एक्सरसाइज यानी कि ये 3.1 कह लीजिए या 3.2 कह लीजिए। तो 3.1 और 3.2 से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम NCERT के हैं, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को जब लगाना शुरू करेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स लग जाएंगे और बहुत ही आसानी से लगेंगे, कहीं कोई आपको समस्या नहीं आएगी। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करिएगा ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।